नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीएस के टेस्ट सीरीज को देखेंगे। आज है टेस्ट नंबर 2 और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 4 ज्वालामुखी पर्वतों के नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कौन सा एक है जो कि गलत है, सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है मेरापी, दिया गया है इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। मेरापी ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया में स्थित है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला है मौना लोआ, हवाई द्वीप में है, ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा। मौना लोआ हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप कहाँ है तो अमेरिका में स्थित है। तीसरा है विसुवियस, ये जो है इटली में स्थित है, ये भी सही है। विसुवियस कहाँ पे है, इटली में स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है क्राकाटोवा, दिया गया म्यांमार, यही वाला गलत है और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों गलत है साथियों? क्राकाटोवा जो ज्वालामुखी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सही सुमेलित क्या होना चाहिए था, क्राकाटोवा इंडोनेशिया। कहाँ पे साथियों, इंडोनेशिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। क्राकाटोवा जैसे कटा कटा सा, इंडोनेशिया अगर आप द्वीप समूह को देखेंगे तो छोटा छोटा कटे कटे से द्वीप समूह दिखते हैं, तो क्राकाटोवा कटा कटा सा, ऐसा करके अगर आप कोरिलेट करेंगे तो कहाँ पर कटे कटे से द्वीप समूह है तो इंडोनेशिया। ये द्वीपों का एक समूह है साथियों, कई सारे द्वीप है, सभी कटे कटे से छोटे छोटे से द्वीप है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे इंडोनेशिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा एक है जो कि वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो वो है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। साथियों जो ब्लैक फॉरेस्ट है यह ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत। और जो वलित पर्वत है ये क्या था साथियों, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं या इसको वलन कहते हैं, वलन पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो निर्मित पर्वत है उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। इनमें कौन कौन, जैसे अपना हिमालय है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय जो है वलित पर्वत है। और कौन सा है, रॉकीज है, एटलस है, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है, या इन्हें नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील का उदाहरण है। इसमें से हमें बताना है कौन सा एक है जो कि प्राकृतिक झील है और बाकी कृत्रिम है, मानव निर्मित है, लेकिन इसमें से एक ऐसा भी है जो कि प्राकृतिक है। तो राजसमंद ये प्राकृतिक नहीं है, पिछौला भी नहीं है, गोविंद सागर भी नहीं है। राकस ताल जो झील है ये प्राकृतिक झील है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक यानी जो कि प्रकृति द्वारा भूगर्भिक हलचलों द्वारा धरातल के कारण किसी कारण से निर्मित होते हैं, ऐसे झील को कहते हैं प्राकृतिक झील। तो इसमें साथियों प्राकृतिक झील में राकस झील आता है, बुलर झील है, डल झील है, विक्टोरिया झील है, बहुत सारे झील है। लेकिन मानव निर्मित झील क्या है, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, मानवीय क्रिया द्वारा निर्मित है, जैसे कि गोविंद सागर है, गांधी सागर है, जयसमंद है, राजसमंद है, ये सभी, पिछौला है, ये सभी कृत्रिम झील के उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों के लिए बड़े से छोटे क्रम के अनुसार उचित विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे आपको कुछ द्वीपों के नाम दिख रहे हैं। द्वीप यानी साथियों वो भूमि का स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, सामुद्रिक जल, कोई भी जल से घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं द्वीप। तो इन द्वीपों को हमें बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। देखिए आप विकल्प के अनुसार भी कभी कभी आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको पता हो गया कि ग्रीनलैंड बड़ा है तो पहले देखिए किसमें पहले नंबर पर ग्रीनलैंड है, तो सी में, डी में, किसमें किसमें नहीं उसको तो पहले कट कर दीजिए। ए और बी बिल्कुल नहीं होगा, बचा क्या, सी और डी। तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद साथियों होगा न्यू गिनी, तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन नंबर डी में, तो सी में है। इस प्रकार से सी वाला हमारा जवाब ठीक होगा। कौन कौन सा, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर
न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, लास्ट में जाके मेडागास्कर। तो साथियों हमने आपको बताया द्वीप को आइलैंड कहते हैं। ये क्या है कि ये स्थल खंड का एक भाग है, मतलब भूमि का भाग है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कोई है तो वो है ग्रीनलैंड। ये विश्व का नंबर 1 यानी कि पहला रैंक इसका है बड़े होने के मामले में, तो सबसे बड़ा द्वीप है। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कि जब जल प्रवाह में बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण कर छोटे हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? जल प्रवाह नहीं, जब जल यानी पानी बहता रहता है उसमें पदार्थ भी बहते रहते हैं तो आपस में घर्षण करते हैं यानी आपस में रगड़ खा के छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? तो ये जो प्रक्रिया इसे कहते हैं सन्निघर्षण। क्या कहेंगे? सन्निघर्षण। घर्षण माने आप समझ रहे हैं, घर्षण हो रहे हैं, आपस में रगड़ खा रहे हैं, और सन्नि माने एक साथ साथ। तो आसान है साथियों, आप लोग शब्द से भी इसको बता सकते हैं। तो सन्निघर्षण माने जल प्रवाह में पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उसमें जो है पदार्थ जो बह रहे हैं आपस में जब घर्षण करते हैं, धीरे धीरे रगड़ खाते हैं तो छोटे हो जाते हैं, इसी को कहते हैं सन्निघर्षण। और अपघर्षण क्या है कि जल प्रवाह में बहने वाला जो पदार्थ है जब किनारों को क्षारित करते हैं, यानी कि वे धीरे धीरे चल रहे हैं तो किनारों को काटते हुए जा रहे हैं, किनारा बढ़ा रहे हैं, वो होता है अपघर्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। साथियों आयोग का ये फेमस प्रश्न है, ये बार बार प्रश्न परीक्षा में बनता है, इसलिए आपको इसको रट लेना है। जहां भी वी आकार की घाटी के बारे में पूछा जाए तो आप लोग सीधा नदी की युवावस्था सही टिक करिएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। नदी जब अपनी युवावस्था में होती है, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है साथियों, तो पर्वतों को काट कर गहरी और संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। और इसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के वी आकार, जैसे वी है ना, मान लीजिए नदी आ रही है, काट दी, काटने के बाद ये दो धाराएं ऐसे ऐसे बहती हुई चली जाती है साथियों, दो धाराएं हैं, तो ये वी आकार के अक्षर के समान होता है, इसीलिए इसे वी आकार की घाटी कहते। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जहां भी वी, अंग्रेजी का भी अगर अल्फाबेट पढ़ रहे वी आ गया, तुरंत आप कोरिलेट करिए, क्या पढ़े थे? नदी की युवावस्था पढ़े थे, ऐसे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमें यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। 1037 यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 1037, यानी 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 1037 है। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछेगा तो केरल बताएंगे, 1084। कितना है? 1084। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनघनत्व यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ पे है, घनी आबादी कहाँ बसी है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो हमें बताना है। तो वो है साथियों बिहार। कौन सा है? बिहार, जो कि गरीब राज्य है, लेकिन बिहार की जन घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। कितना है? 11 से 6 है। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य की है जो कि 11 से 6 है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो आप पढ़ लिए, सबसे कम भी पता होना चाहिए। सबसे कम कहाँ पे जनघनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी जानते रहिएगा। सबसे कम जब पूछेगा तो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। और कितना है? तो मात्र 17 है। कितना है? मात्र 17 है। हमारा जो साथियों अगला प्रश्न है वो है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यानी सबसे कम पढ़ा लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे साक्षरता दर सबसे कम है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दादरा नगर हवेली। कौन सा? दादरा नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को संभव बनाया? तो जब देश गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर कई अधिनियम, कई एक्ट पारित किए गए साथियों। तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत भारतीय लोगों को भी अपने देश के प्रशासन में भागीदारी लेना संभव बनाया? वो एक्ट था साथियों 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट।
इसमें ऐसा प्रावधान किया कि भारतीयों को उसके धर्म हो, चाहे जन्मस्थान हो, चाहे रंग हो के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद के अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसी एक्ट को कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों भाग से संबंधित प्रश्न है, किस भाग में क्या है हमें बताना है, कौन सा गलत है। तो पहला है मौलिक अधिकार, भाग 3 दिया गया, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार आपको किस भाग में मिलेंगे, तो भाग 3 में मिलेंगे। बी में है मौलिक कर्तव्य, दिया गया है भाग 4। तो साथियों ये वाला हमारा गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। क्यों गलत है, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में नहीं बल्कि भाग 4A में है। किसमें साथियों, भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ साथियों, 1976 में हुआ था, इसके तहत शामिल किया गया। तो आप लोग बताएंगे भाग 4 क में। सी में दिया गया संघ, भाग 5 सही है। डी में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16 ये भी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही है। पहला है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में अमेरिका की तरह अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, ये गलत है। राज्य के पास कहाँ है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। कहाँ साथियों, केंद्र के अधीन है। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आगे साथियों कथन कारण दिए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। बार बार अब आप देख सकते हैं जो इस समय प्रश्न बनाए जा रहे हैं, प्रश्न पत्र, कथन कारण सुमेल यही सब ज्यादा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। सभी आप जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो कथन कारण को इसका जवाब देने के लिए आप क्योंकि शब्द लगाया करिए तो आसानी से आप दे लेंगे। तो कथन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई राजतंत्र वो नहीं है, परंपरागत वंशानुगत वाला सिस्टम है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के तहत जोड़ा गया है। तो कारण कथन दोनों सही है और कारण जो है कथन सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। तो जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो कि लोक व्ययों पर नियंत्रण रखती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 22 ठो। कितने साथियों, कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 ठो लोकसभा से, 7 ठो राज्यसभा। क्या क्या, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, टोटल मिला के हो गए 22। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। आप सभी जानते होंगे 6वीं अनुसूची में 4 उत्तर पूर्व राज्यों के बारे में विशेष रूप से उपबंध है। कितने राज्य हैं, 4 है। तो कौन कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें से नया कौन सा है, तो मणिपुर दिया गया, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। इसके जगह पे क्या था, मिजोरम था। क्या था साथियों, मिजोरम। इन 4 राज्यों को आपको याद कर लेना है, प्रायः परीक्षा में प्रश्न बनता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, अमे त्रिमी, कुछ भी आप बना सकते हैं जिससे आप लोग याद रख सके। अमे त्रिमी यानी क्या, सभी राज्यों का पहला अक्षर हमने लिया है, अ से असम, में से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। फिर से देखिए तो साथियों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रायः मिजोरम की जगह पे मणिपुर देकर ही प्रश्न बनता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मिजोरम होगा। तो ये 4 राज्य हैं, इनके बारे में विशेष प्रावधान है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ऐसे ही प्रश्नों का टेस्ट देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।